Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले इसी सीरीज में हमने सेट 9 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर भी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेट 9। Our first question is, which of the following is an appropriate strategy to motivate students? Not praising students in small endeavors। तो स्मॉल एंडेव्योर्स जैसे वो बच्चे क्लास में अटेंटिव रहते हैं, उनकी अटेंडेंस फुल रहती है, बहुत अच्छी रहती है, डेली प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे में टीचर को उन्हें प्रेज करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कंसिडरिंग ऑल द डेवलपमेंटल चेंजेस अमंग लर्नर्स, तो छोटे छोटे चेंजेस कि बच्चे के परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, उसके मार्क्स ज़्यादा आए इस बार, तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को हमें कंसीडर करना चाहिए एज ए टीचर। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी नोट शेयरिंग असेस्ड पेपर, तो ये नहीं है, हमें शेयर करना चाहिए ताकि बच्चों को फीडबैक मिल पाए और वो समझ पाए कि कहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की नीड है और कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फ्रूट्स psychoanalytical theory, which of the following components are responsible for making one's behavior civilized? तो फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 3 कंपोनेंट्स की बात की थी। पहला था इड, फिर था ईगो एंड फिर था सुपर ईगो। ये 3 कंपोनेंट्स की इन्होंने बात की। तो इड के अंदर आता है कि जब हम कोई भी चीज अनकॉन्शियसली करते हैं, जैसे हमारी कोई भी किसी भी चीज की नीड है, हम उसमें मोरल वैल्यूज सोसाइटी के इंडिविजुअल की कोई कुछ भी कंसीडर नहीं करते, हम वो काम करते हैं, सोसाइटी पे या मोरल वैल्यूज पे कुछ भी फर्क पड़े उससे हमें लेना देना नहीं है, हम बस अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं, ये होती है हमारी इड। ईगो की बात करें तो ईगो क्या है, एक रियलिटी चेक की तरह है। जैसे एक 10 साल का बच्चा है, वो आइसक्रीम खाना चाहता है बट फिर भी वो विदाउट परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स की परमिशन के बिना आइसक्रीम नहीं खाएगा। तो ऐसे में क्या है, उसकी ईगो रेस्ट्रिक्ट करती है उसको फॉर इंस्टेंट नीड ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे ईगो एज ए रियलिटी चेक वर्क करती है। उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम मोरल मास्टर या मोरल गुरु भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि जो हमारे मन में आता है कि हमें इस चीज की परमिशन लेनी चाहिए, तो वो बहुत करेक्ट बिहेवियर है मोरली, और ये ही इंडिकेट करता है हमारी सुपर ईगो को। और ये सुपर ईगो क्या करती है, ये कंट्रोल करती है अर्जेस ऑफ द इड एंड पर्पसेस द ईगो टू चूज मोरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये मोरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर को चूज करने में हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रेस्पॉन्सिबल है किसी के बिहेवियर को सिविलाइज्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर ईगो। सुपर ईगो सबसे बेस्ट होती है इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडिविजुअल हुज मेंटल क्वोशिएंट इज नॉर्मली स्पोकन ऑफ एज मेंटली रिटार्डेड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलो 70। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर भी रेंजेस आती है कि कौन से मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं कि जिनको हम एडुकेट कर सकते हैं या जिनको हम कस्टडी में रखते हैं। तो वो पहले वीडियोस में हमने काफी डिस्कस किया है, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो फिजिकल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का स्टार्ट हो जाता है जब भी वो वूम में होता है और उसके बाद वो टूम तक चलता रहता है। तो ये प्रोसेस है और इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट कंट्रोल ओवर बॉडी पर्टिकुलरली मसल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ये सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, इट मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट मोटिवेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मोटिवेशन क्या करता है, इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ गोल, ये है हमारा, एंड इट सेटिस्फाई द पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, ये भी सही है, दोनों ही चीजें हमारी सही है। सी पे आते हैं तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजी एम्बिशन, ये भी सही है। इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, तो ऐसा नहीं है मोटिवेशन हमें अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर करता हो, ऐसा मोटिवेशन के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन,
इंटेलिजेंस लेवल, एटीट्यूड, मोटर एबिलिटीज, तो सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई किसी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल दूसरे से डिफर हो सकता है, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड भी इसके अंदर आ जाएगा, या मोटर एबिलिटीज, ग्रोथ, फाइन मोटर, हर एक एबिलिटीज में बच्चे अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी, यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी 6 to 12 ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रेट लव होता है, वो एक्सप्लोर करते हैं, वंडरिंग करते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, खेलते हैं। तो ये इसको और भी बोला जाता है, जैसे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पीरियड ऑफ एक्सीलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के अंदर इस स्टेज में बच्चे के अंदर काफी इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। एंड इसको स्यूडो मैच्योरिटी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा सोचता है कि वो काफी बड़ा हो गया है, एक अडल्ट की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देता है, और इसको लेटेंसी पीरियड भी बोलते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Erikson, in which stage of psychosocial development the main task of a person is to develop a sense of self? तो प्ले एज होगी, यंग अडल्टहुड होगा, या मिडिल अडल्टहुड होगा, या एडोलेसेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडोलेसेंस। तो ये क्या है, ये एरिक्सन की 5th स्टेज है, एक वो है, एरिक्सन ने दी थी साइकोसोशल थ्योरी, तो उसके अंदर एक 5th स्टेज थी जिसमें बोला गया था, जो थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को लेके, जहां पे चिल्ड्रन सीज हिमसेल्फ एज अ यूनिक एंड इंटीग्रेटेड पर्सन और गेट कंफ्यूज्ड ओवर हु एंड व्हाट आर रियली इज। वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफी कंफ्यूज होता है और एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करता है। तो ये करता है एडोलेसेंस पीरियड में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेंशियल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी उसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, रीजनिंग, प्रॉब्लम, तो सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले हमारी आती है प्रॉब्लम, तभी हम किसी भी प्रोसेस के बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज a resource for promoting language proficiency, an obstacle in developing language proficiency, an issue which should be tackled with patience and tolerance, a bridge between tribal and modern world। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर आपने एनसीएफ पढ़ा हो तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि हम जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसको एज ए रिसोर्स ट्रीट करेंगे क्लासरूम के अंदर, नॉट एज अ बैरियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ सिंगल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डाइवर्जेंट थिंकिंग। कोई एक प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे हम सॉल्यूशन दे पाए, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेट करती है क्रिएटिविटी से। जो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है वो क्रिएटिव भी होता है, और इसी को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी बोलते हैं। बाकी कन्वर्जेंट थिंकिंग तो हमारी ये हुई कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन दे पाए, जो जनरल होती है लोगों में, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग डिफरेंट है, ये क्रिएटिविटी को शो करती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पियाजेस थ्योरी एज अ प्रोसेस विच इज बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू इंफॉर्मेशन बिटवीन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस नोन एज। ओल्ड और न्यू के बीच में जो बैलेंस क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो जैसे एसिमिलेशन की बात करें, एसिमिलेशन क्या है कि हम कोई भी चीज है उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज में ऐड करते हैं। किसी बच्चे ने बर्ड को देखा है, फिर उसने ईगल को देख लिया तो उसने ऐड कर लिया कि हाँ चलो ईगल भी एक बर्ड है। तो फिर अकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में फिर आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के में क्या होता है कि हम मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करता है बच्चा, यहाँ पे मैनिपुलेट करता है अपनी इंफॉर्मेशन को जो भी उसके पास है प्रीवियस से कनेक्ट करके। जैसे बच्चे ने देखा कि जो कैट है उसके 4 लेग्स है, ऐसे में बच्चे ने डॉग को देखा तो डॉग को भी कैट समझेगा, लेकिन जब वो अकोमोडेशन करेगा तो यहाँ पे उसका एक अलग स्कीमा डेवलप होगा डॉग के लिए कि अच्छा डॉग एक अलग एनिमल है और कैट एक अलग एनिमल है, बाकी 4 लेग्स दोनों के ही होते हैं। इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में ही, दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन
सेट करता है वो होता है एक बैलेंस सेट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि बैलेंसिंग एक्ट क्या है इन दोनों के बीच का, वो है हमारा इक्विलिब्रियम। तो करेक्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर सी। बाकी नॉलेज डिस्टर्बेंस की बात नहीं की पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द बेसिस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? Child's right to education, individual differences, free and compulsory education, या treated all children as one। तो ये राइट देना या फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देना या सबको एक मान के चलना, तो ये तो बेसिक है, ये तो हमारे पॉलिसीज में भी हमने देखा है, ये हर एक बच्चे के राइट की हमने बात की है। बट यहाँ पे क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बेस क्या होना चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हमें पता चलता है कि हर बच्चा इंडिविजुअली अलग है, उनमें डिफरेंसेस है, तब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जाए जो उसके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, हर एक चीज के अकॉर्डिंग हो, ऐसे ही करिकुलम सेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोज ऑफ बैकवर्डनेस? अगर आप नेटिव इंटेलिजेंस है तो ये भी कोज हो सकता है बैकवर्डनेस का। कोई फिजिकल डिफेक्ट है, ये भी बैकवर्डनेस को शो कर सकता है, या स्पेसिफिक कोई बैकवर्डनेस है, वो भी, सब में ये चीजें आ जाएगी। बट एक हेल्दी इन्वायरमेंट है अगर किसी बच्चे के पास, तो वो कहीं से भी शाइन नहीं है या कोज नहीं है बैकवर्डनेस का। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। जब भी हैंड राइटिंग में डिफिकल्टी की बात आए तो वो आप ग्राफ से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, जब रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, बच्चा बी को डी पढ़ता है और कंप्रिहेंशन नहीं कर पाता किसी भी रीडिंग पैसेज का। डिसकैलकुलिया, ये कैलकुलेशन से निकल के आया है, तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होती है, बच्चे मैथमेटिकल टर्म्स, कैलकुलेशन नहीं समझ पाता। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चा अटेंटिव नहीं रह पाता काफी टाइम तक, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी। कंसंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पे जो लर्निंग डिफिकल्टी हमसे पूछी गई है वो है डिसग्राफिया। और डिसग्राफिया के अंदर क्या है कि बच्चा दो जो सिमिलर लुकिंग अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाता, उसे राइटिंग में बहुत इशू आता है और वो इलिजिबल राइटिंग करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि, अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी कम्स टू योर क्लास ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, अ टीचर शुड। जब कोई बच्चा आया, डिसेबिलिटी है उस बच्चे को, और आपकी क्लास में आता है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए फर्स्ट डे पे? सजेस्ट हिम हर टू गेट एडमिशन इन ए स्पेशल स्कूल। तो ऐसा नहीं है, आजकल इंक्लूजन की बात की गई है जिसके अंदर सभी बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, चाहे किसी को डिसेबिलिटी है या नहीं है, हर तरीके का बच्चा एक ही रूफ के नीचे पढ़ाई करेगा। तो ये स्पेशल स्कूल की हम उसको बात नहीं कर सकते। आस्क अदर स्टूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, ये बच्चे को डिमोटिवेट करेगा, तो ऐसा भी एज ए टीचर आपको नहीं करना है। टॉक टू हिज पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान, हाँ हम पेरेंट्स के साथ एज ए टीचर मिलके कुछ प्लान्स कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग के लिए, आगे क्या प्रोसेस होगा उसको लेके टॉक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी आस्क हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, बल्कि ऐसे बच्चे को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, उसको तो फर्स्ट बेंच पे या फिर ऐसी जगह पे जहां उसे कोई डिफिकल्टी ना हो वहां पे बैठाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो जब भी मोटिवेटेड की बात, मोटिवेशन की बात हो क्लासरूम के अंदर, तो रेफर करती है कि इंटरेक्टिव क्लास को, जहां पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, और ये जब भी इस तरह की इंटरेक्टिव क्लास है तो यही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है मोटिवेशन का। चाहे आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मोटिवेटेड टीचिंग में यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर। जब भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं दैट मीन्स दे आर मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, और यही मोटिवेटेड टीचिंग को भी शो करता है कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोनों ही केस में ये मोटिवेशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स रिलेटेड टू। अब आइडेंटिकल यानी सिमिलर, तो हमें लगेगा यहाँ पे सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस भी हो सकता है, बाकी ग्रुप इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जेलसी बिटवीन ट्विंस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सिमिलर टेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, बट आपको ये भी आंसर नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये टर्म हमारी लर्निंग से, उसके ट्रांसफर से रिलेट करता है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब आइडेंटिकल एलिमेंट्स हम उसको बोलेंगे, जैसे जब pupil apply information, strategies and skill they have learned in past in the new context। कुछ चीज उन्होंने सीखी, कुछ स्किल उन्होंने सीखी है, उसको वो
अप्लाई करेंगे फ्यूचर में, प्रेजेंट में वो उसको अप्लाई कर रहे हैं एक नए कॉन्टेक्स्ट में, तो ये है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी वो चीज पहले भी अप्लाई की है, पहले सीखी है, आप दोबारा भी उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च इज अंडरटेकन बाय, तो एक्शन रिसर्च की जाती है बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स, इसको एक टीचर भी कर लेता है ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो, उसमें जो भी इश्यूज है, जो डिफिकल्टीज है, हम उनको देख पाए और इमीडिएट जो प्रॉब्लम हमारे सामने है ये उसको सोल्व करने के लिए की जाती है। लोकल प्रॉब्लम पर हम इस में भी कोई भी इशू है ये एक्शन रिसर्च के हेल्प से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी इसको हम बोलते हैं RCI का फंक्शन है। तो ये रेगुलेट करती है ट्रेनिंग पॉलिसीज या प्रोग्राम हो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सही है। ये प्रमोट करती है रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, तो बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइजिंग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर, तो ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर की भी बात करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही जो पॉइंट्स है इसके फंक्शन में आते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI। आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन है ये सही हुए हैं ये आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ये काफी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।